हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका चौथे वीडियो में स्वागत है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप आजकल देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यूट्यूब की वीडियो में कई सारे टेक्निक्स हैं, बट मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपको पढ़ना है तो किसी भी साधन में किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। बिना किसी बड़े टेक्नोलॉजी के भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और इसी पर्पस से इस तरह से मैं वीडियो डालता हूँ। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप देखें ना देखें, सब्सक्राइब करें ना करें, डिपेंड्स ऑन यू। एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस फेस्टिवल रिलेटेड आते हैं। मैं आपको आज वही कुछ करवाने वाला हूँ। राज्यों के प्रमुख मेले, प्रमुख फेस्टिवल क्या हैं, उसको आज हम लोग देखते हैं। अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी के कामाख्या देवी के मंदिर में होता है, जो कि जून के मंथ में 3 दिनों तक चलता है। यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान में रखना, कोई भी फेस्टिवल कितने दिन होता है या नहीं तो किस मंथ में होता है। ये जो कामरूप कामाख्या का मंदिर है, माता कामाख्या, वो हिंदू धर्म का एक शक्ति पीठ है। देवी धरा मंदिर फेस्टिवल उत्तराखंड में होता है। यह फेस्टिवल उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में वाराही देवी के मंदिर में रक्षाबंधन के त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल करगा फेस्टिवल है, जो 9 दिनों तक चलता है। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, ये दिन आपको याद रखना है ना, जो 9 दिनों तक चलता है। यह फरवरी के मंथ में बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रीय इलाकों में होता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के तिगला समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें माता द्रौपदी की पूजा होती है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल राज्य में होता है। मुख्य रूप से यह त्रिशूर में आयोजित किया जाता है। त्रिशूर को केरल का कल्चरल सेंटर कहते हैं। इस फेस्टिवल में लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है। यह फेस्टिवल अप्रैल या मई में किसी दिन आता है, और यह फेस्टिवल 7 दिनों तक चलता है। आराटू फेस्टिवल भी केरल का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, जो मार्च या अप्रैल के महीने में और अक्टूबर और नवंबर में श्री पद्मा स्वामी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आराटू का मतलब होता है क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 10 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि यह फेस्टिवल 10 दिनों तक चलता है। इस पूजा में, इस फेस्टिवल में वेलाकली डांस और मयूर अट्टम नाम के डांस का परफॉर्मेंस होता है। रथ यात्रा उड़ीसा का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। आपने शायद पिछले कुछ महीनों में पढ़ा भी होगा कि पंजाब सरकार ने रथ यात्रा को राजकीय उत्सव घोषित किया है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा को रथों पर लेकर श्री गुंडीचा मंदिर में लाते हैं, जिसे मौसी बाड़ी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और माता सुभद्रा 9 दिनों तक मौसी बाड़ी में निवास करते हैं। और लौटती हुई रथ यात्रा को, जिसको घूरती यात्रा कहा जाता है, उसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। फिर से आप सुनिएगा, लौटती रथ यात्रा को बहुधा यात्रा कहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स में आज की क्लास में आपको आरबीआई के एमपीसी के संबंध में कुछ बतलाना चाहता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बाई मंथली मीटिंग होता है। अभी 10 अगस्त को ही एमपीसी की मीटिंग हुई है, जिसमें आरबीआई ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि आरबीआई का एक स्टैट्यूटरी रेट है, जिसे हम सीआरआर कहते हैं।
कैश रिजर्व रेशियो। तो 10 अगस्त के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में आरबीआई ने ICRR के नाम से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। यहाँ पर ICRR का मतलब इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है। जैसे कि अभी आप जानते हो कि 2000 रुपये के करेंसी नोट को वापस लिया गया तो बैंकों में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आरबीआई ने कहा है कि 19 मई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक बैंकों में जो लिक्विडिटी जमा हुआ है, जिसमें 2000 रुपये के नोट का भी अच्छा खासा योगदान है। तो आपको ये मालूम होगा कि बैंकों में जो कस्टमर्स का जो डिपॉजिट होता है उसे हम NDTL कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो 19 मई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक जो NDTL है उस पर बैंकों को तो 4.5% CRR तो देना ही देना है, आरबीआई में डिपॉजिट करना ही करना है। उसके साथ साथ इस अवधि में जो लिक्विडिटी जमा हुआ है उसका 10% भी आरबीआई में डिपॉजिट करना होगा। तो इस तरह से अभी ये समझने की बात है कि इफ़ेक्टिव कैश रिजर्व रेशियो 14.5% हो जाएगा, जिसमें 4.5% जो कि CRR है और प्लस 10% जो कि ICRR के नाम से जोड़ा गया है। आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग में रेपो रेट पर कोई चेंज नहीं किया है, वो पहले की तरह ही 6.5% रहेगा। उसके साथ साथ आरबीआई ने 2023-24 के लिए इन्फ्लेशन आउटलुक रिपोर्ट भी पब्लिश किया है, जिसके अनुसार 2023-24 में इन्फ्लेशन 5.4% रहेगा, जबकि जून 2023 में आरबीआई ने 5.1% इन्फ्लेशन का अनुमान लगाया था। एक और बात निकल कर के सामने आई है MPC के मीटिंग में। आरबीआई ने UPI लाइट का जो ट्रांजैक्शन लिमिट 200 रुपया था उसे बढ़ा करके 500 रुपया कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी के समय में स्टार्टअप इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण नीतिगत कार्यक्रम है। तो IIT दिल्ली ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए यस बैंक से समझौता किया है। IIT दिल्ली इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर बनाएगा और इसी कार्य के लिए उसने यस बैंक से समझौता किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने रिसाइकल्ड PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड से इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड बनाया है। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनुव्रत विश्वास हैं। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपनी शेयरधारिता मतलब शेयर होल्डिंग 16.22% करेगा। वर्तमान समय में उसकी शेयर होल्डिंग 9.99% है। यस बैंक अपने शेयर्स को बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी में 1612 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने वाला है। आरबीआई ने नवनिर्माण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और राजधानी
कोऑपरेटिव बैंक के मर्जर को अप्रूवल दे दिया है। ये दोनों बैंकें तेलंगाना की बैंकें हैं जो कि राजधानी हैदराबाद में हैं। आप सभी जानते हो कि अभी हाल के दिनों में बैंकों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी हैं। आरबीआई ने पॉइंट ऑफ सेल और क्यूआर कोड के विकास के लिए 2021 में PIDF इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर PIDF का मतलब है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप ऐसे ही छोटे छोटे न्यूज़ को, बैंकों के लिए छोटे छोटे फाइनेंशियल न्यूज़ को अवॉइड नहीं करें। हर रोज़ ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ही इसका अभ्यास करें। न्यूज़पेपर है, डिफरेंट टाइप के मीडियम्स हैं और भी यूट्यूब के चैनल्स हैं जिनमें और दूसरे शिक्षक लोग इसके संबंध में बतलाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को अवॉइड ना करें, क्योंकि जब आप मेंस लिखने जाएंगे IBPS का, SBI का, उस वक़्त आपको अचानक से ही इस तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। तब आपको उस वक़्त समझ में नहीं आएगा। और SSC के एग्ज़ामिनेशन में जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए। अगर आप वही पुराना ट्रेडिशनल स्टडी लेकर के चलते रहेंगे, पुरानी किताबें, पुराने नोट्स, पुराने तरह के क्वेश्चंस, तो आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा, लेकिन उसका आउटपुट आपको बहुत कम मिलेगा। इसलिए प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको एक बार अच्छी तरह से स्टडी करिए और GS के लिए नई स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करिए।